वो तो हमने सॉल्यूशन कर लिया। सी इसका राइट ऑप्शन था। एक सेकंड, हाँ सी वाज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपके पास ये टोटल जो वैल्यू है ये 80 है, इसका आप हाफ कर लें तो यू आर गोइंग टू गेट 40 एंड 40। 90 में से 40 की सब्ट्रैक्ट कर लें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया 50 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 50 डिग्री होगा। तो इस केस के अंदर आपके पास जो राइट आंसर है वो है डी, 50-50। सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अच्छा, दोबारा समझाऊं? अच्छा, मैंने बता दिया था शायद आपने ये ज्वाइन किया। देखो, ये वाला टोटल एंगल गिवन है आपको 80, इसका हाफ कर लो तो यू आर गोइंग टू गेट दिस 140 डिग्रीज, ये 40 डिग्रीज मिल गया, ठीक है। अब देखो ये कितना एंगल है, टोटल 90 डिग्रीज है, तो 90 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू आर गोइंग टू गेट 50। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास 50 आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा, 50 डिग्रीज। क्लियर? अच्छा जी, इस क्वेश्चन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस के उसमें, और मुझे देख के डाइवर्जिंग लेंस लग रहा है ये, और डाइवर्जिंग लेंस से हमेशा जो आपके पास इमेज फॉर्म होती है वो एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होती है। अब कह रहे हैं द रे डायग्राम शोज द पाथ ऑफ टू रेज ऑफ लाइट दैट स्टार्ट एट द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये इन्होंने दिखाया हुआ, कह रहे हैं पी बताएं, पी क्या है, सॉरी प्रिंसिपल फोकस बताना है, और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रियल है या वर्चुअल है। आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास रूलर होगा, यू आर गोइंग टू यूज रूलर इन द एग्जामिनेशन, और यू आर गोइंग टू, आप रूलर को रखकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस लाइन को मीट करवा देंगे। डन। तो इसका मतलब कि ये वाला वो पॉइंट है, हमने पढ़ा है कि जब रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट एक डाइवर्जिंग लेंस से पास होती हैं तो वो डिस्पर्ज होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, फैल जाती हैं इन अ वे कि जब आप उनको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, जब आप उनको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो द रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू पास थ्रू द फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस। तो P इज फोकस, तो Q, और Q तो हो नहीं सकता फोकस। अब यहाँ पर देखो कि इस लाइन को जब मैंने सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो देखो ऑब्जेक्ट और इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ये इमेज हो गया, तो इसका मतलब आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी। तो B इज द राइट आंसर। ग्रेट, माशाल्लाह। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी की कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। दोबारा बता दूं? अच्छा देखो, जब भी ये मुझे डायग्राम देख के समझ में आ गया, एक डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि जब रे ऑफ लाइट इसमें एंटर होती है तो रे ऑफ लाइट एंटर होने के बाद क्या हो जाती है, डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज इस तरह से होती है कि जब आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो इट इज गोइंग टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो अभी जब मैंने ये प्लॉट करके देखा तो ये जो मेरी लाइन है ये पास हो रही है पॉइंट पी से, तो इसका मतलब पॉइंट पी क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो अब ना सी हो सकता है ना डी राइट ऑप्शन हो सकता है, तो ये दोनों तो गलत होगा। अब या ए राइट ऑप्शन है या बी राइट ऑप्शन है। तो अब देखो, जब ये दोनों रेज ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और अब देखो लेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के मतलब लेंस के लेफ्ट साइड पर फॉर्म हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पर है लेंस के, तो इसका मतलब आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है, इट इज नॉट अ रियल इमेज। सही है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब ये वेवलेंथ का पूछें और ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में है।
तो यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? याद रखिएगा, जिस जिस तरह हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव होती है और ट्रांसवर्स वेव के अंदर हम पीक से पीक के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, या कंप्लीट वेव को वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी है। वाई? क्योंकि ये रेयर फ्रैक्शन के पीक से, मतलब मैक्सिमम पॉइंट से दूसरे कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट से इन्होंने डिस्टेंस को लिया हुआ। सो दैट्स व्हाई we have taken this distance as the right answer. So B. Clear? जिस तरह पीक टू पीक वेवलेंथ होती है, इसी तरह रेयर फ्रैक्शन के पीक से मिड से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के मिड तक, ठीक है, या एक कंप्रेशन के मिड से दूसरे कंप्रेशन के मिड तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि दिस कैन आल्सो बी इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर गाइस? 21 पे चले। अच्छा जी, 21, द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें आपने एक मेटल कोर है, सोलिनॉइड है, अटैच किया हुआ है। कहते हैं हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट को इंक्रीज करना है, ठीक है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। रिमूव द मेटल कोर एंड डिक्रीज द करंट। ये तो हो ही नहीं सकता। मेटल कोर हम लगाते ही इसीलिए हैं ताकि स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में पास ना हो, बल्कि सारी की सारी यहाँ से होके गुजरे। ठीक है, तो ये तो दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते। ठीक है, अब सी बचा, रिवर्स द डीसी सप्लाई एंड डिक्रीज द करंट। करंट डिक्रीज करने से देखो, करंट डिक्रीज करने से आपके पास स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो सी कैन नॉट बी द राइट आंसर। करंट को इंक्रीज करना है, डी। अच्छा, रिवर्स द डीसी सप्लाई, इससे फर्क नहीं पड़ता। सही है, ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको ऐसी घुमाने के लिए दिया हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन करंट को इंक्रीज करने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट मटेरियल कैन अ टेम्पररी मैग्नेट बी मेड फ्रॉम? प्लास्टिक, सॉफ्ट आयरन, स्टील, वुड। ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट कह रहे हैं, तो हम इसमें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे, एंड आयरन इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 23 पर आ जाते हैं हम। नौफल और अली को जो है ना, ये क्वेश्चंस रटे हुए हैं मुझे लग रहा है। अच्छा, सारिन कह रहे हैं डी। ओके, लेट्स सी। द डायग्राम शोज एन अनचार्ज्ड बॉल कवर्ड विद मेटेलिक पेंट से उसको कवर किया हुआ है। The ball is suspended from an insulating thread. It is placed near a positively charged rod. Positively charged rod करीब लेकर आए हैं तो अट्रैक्शन हुई है, राइट। अब पॉजिटिव चार्ज रॉड के करीब लेकर आए तो नेगेटिव चार्जेस जो इस स्फीयर पे होंगे, इस जो बॉल के ऊपर होंगे, दे आर गोइंग टू बी गैदर्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज रॉड, इस तरह से। अब सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर आ गए, तो पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? नहीं नहीं, याद आता होगा इन लोगों को। बुरी बात हूँ मैं। अच्छा, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो अली, सॉल्यूशन बताओ मुझे कैसे ए राइट ऑप्शन है। ओके, जी बताएं कैसे ए कैसे राइट ऑप्शन है। शाबाश। 45 कूलम, ये आपके पास हो गया चार्ज। ठीक है, करंट चाहिए, करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम लेकिन आपको मिनट्स में, जो मैंने आपको सेकंड्स में चाहिए, तो आप 45 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिए।
बताएं व्हाट इज द राइट आंसर। क्या वैल्यू आ रही है आपकी सॉल्यूशन के बाद? 0.25, तो ये इज राइट आंसर। एसआई यूनिट जो है वो सेकंड है, तो इसीलिए हमेशा हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपके पास वायर ऑफ लेंथ लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो देख के समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आ गया 1.6, 1.6 सॉरी 1.0 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं। एक वायर है जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 और इसकी रेजिस्टेंस है 0.75, सही है। Another wire of the same material has same material का मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू दोनों की सेम है। एज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर, लेंथ इन्होंने ट्वाइस कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्होंने कर दिया है हाफ। तो अच्छा, इसको आप देख लें इस तरह से। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लॉन्गर वायर, एक इसका बड़ा वाला मेथड है और इसका एक छोटा वाला मेथड है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्मॉलर मेथड क्या कहता है। कह रहे हैं कि आपने क्या किया, 0.5 मीटर्स लेंथ थी और आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया है टिल 2। तो आपने कितने टाइम्स लेंथ को इंक्रीज किया है, बताइए। 4 टाइम्स, क्या आप 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 2। सही है, तो आपने 4 टाइम्स लेंथ को बढ़ाया। तो इस फॉर्मूले को देखो, रेजिस्टेंस एंड लेंथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो अगर आपने लेंथ 4 टाइम्स बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स बढ़ गई, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने हाफ कर दिया, सही है। तो जब आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दिया, ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगी इंक्रीज बाय, वो ट्वाइस हो जाएगी। 4 टाइम्स ये और 2 टाइम्स ये, आई थिंक 6 टाइम्स, इट विल इंक्रीज बाय 6 टाइम्स। देखिएगा 6 टाइम्स 0.75 का 6 टाइम्स कीजिएगा, या 8 टाइम्स होगा ये, 4 × 2, 8 टाइम्स हो जाएगा 0.75। हाँ, 8 टाइम इंक्रीज होगा। 4 टाइम्स लेंथ बढ़ाने से और एरिया कम करने से 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इंटू 4 टाइम्स विल गिव यू 8 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। इज दैट क्लियर? अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। लेंथ मैंने चेक कर ली कि कितने टाइम्स लेंथ को बढ़ाया गया, तो 4 टाइम्स लेंथ को बढ़ाया गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब कम करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, सही है। ठीक है, तो आपके पास जब आपने एरिया को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो 4 टाइम्स पहले टाइम्स, अब 2 टाइम्स इंटू 4 टाइम्स विल गिव यू 2 × 4 टाइम्स विल गिव यू 8। ठीक है, और 8 टाइम्स इनिशियल रेजिस्टेंस, तो 0.75 इंटू 8 विल गिव यू 6। एक मेथड ये हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड ये बताइए, डायरेक्ट मेथड है। दूसरा मेथड क्या हो गया, आप रेजिस्टिविटी को जब आप इक्वेट कर लेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा R1 A1 अपॉन L1 इज इक्वल टू R2 A2 अपॉन L2। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख के R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। ठीक है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ है और ये फाइनल रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ है। यहाँ से R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो विच एवर सूट्स यू आप कर सकते हैं सॉल्व। देखो मैं पहले वाला मेथड बताऊं, दूसरा वाला मेथड बताऊं? इससे सॉल्व कर लो पहले, इस फॉर्मूले से, फिर मुझे बताओ समझ आ रहा है या नहीं।
स्पेसिमेन में स्पेस फिजिक्स की क्वेश्चन होने तो चाहिए, होगा एक आध। हाँ है बच्चे, स्पेस फिजिक्स है। ये जल्दी से करो, जल्दी जल्दी करो ताकि फिर हम आगे चलें। तो काफी तेरे क्वेश्चन भी हैं, अभी हम सिर्फ 25 तक पहुंचे हैं। जी बेटे, एरिया कम करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। मैं दोबारा यहाँ बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपने लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने 2 टाइम्स कम कर दिया, यानी कि आपने हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 2 टाइम्स। तो 4 टाइम्स यहाँ से बढ़ गई, 2 टाइम्स यहाँ से बढ़ गई, तो टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू रेजिस्टेंस की कितनी थी? 0.75। 8 को 0.75 से मल्टीप्लाई करवा दें, यू आर गोइंग टू गेट 6 ohms। इज दैट क्लियर? ग्रेट। फ्यूज का सिंबल क्या होता है भाई? बी। ठीक है, आगे चलते हैं। Three identical resistors are joined in series to a battery. Voltage voltmeter Q reads 8 volts. इसके बाद 8 volts हैं. What is the reading on voltmeter P and what is the EMF of the battery? अच्छा, सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। वोल्टमीटर Q 8 वोल्ट्स रीड कर रहा है, ठीक है, ये 8 वोल्ट्स रीड कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? सही है। और ईएमएफ कितनी होगी? देखो, जब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो ना, तो आप वोल्टेज को इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो अगर ये 8 है तो इसको कितना मिल जाएगा? 4। इसको कितना मिल जाएगा? 4 वोल्ट। ठीक है। अगर इन दोनों के पास 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, और इसके बाद भी कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट, क्योंकि ऑल थ्री रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिवाइड हो जाता है अगर इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो पी की रीडिंग होगी 4 और ईएमएफ हो जाएगी बैटरी की 12। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर? मुझे प्लीज बता दीजिएगा अगर किसी एक स्टूडेंट को भी कोई चीज क्लियर ना हो। अच्छा, वो द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 3 वोल्ट्स। ईएमएफ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, द रेडियस स्विच्ड ऑन, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी इन 30 मिनट्स। तो आप यूज कर लें E इज इक्वल टू VIT वोल्टेज। अच्छा, आई नहीं है यहाँ पे हमारे पास। हम्म। या तो ये यूज कर लो, या तो पहले पावर निकाल लो। पावर बराबर हो जाएगी V² ओवर R। V भी है, R भी है, और फिर टाइम को कन्वर्ट कर लो 30 टाइम्स 60। ठीक है, 80 मिनट। पावर निकाल लो, V² यानी पी का स्क्वायर 9, 9 डिवाइडेड बाई 6। तो 2 6, 3 3 9, तो 1.5 वॉट्स। एनर्जी बराबर हो जाएगी पावर इंटू टाइम के। पावर आपके पास हो गई 1.5 इंटू 1800। बताना जरा कितनी आ रही है? 3 इंटू 0.5, 0.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अच्छा, करंट निकाले, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो, पहले करंट निकाल लो और फिर। सही है, शाबाश, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं कि मेरे पास वी भी है, टी भी है, आई निकाल लो। आई के लिए आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, इन दोनों को यूज करते हुए आई निकाल लो। सही है, शाबाश, ठीक है। तो आंसर देखो सेम आ रहा है ना हमारा। ये सब सी होना चाहिए, तो बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आप कौन सी यूनिट यूज करते हैं? तो किलोवाट आवर यूज करते हैं, जिसमें हम यूनिट्स की मेजरमेंट करते हैं। हाँ, ये कौन बताएगा? 30 एक्सप्लेन करना है, सिर्फ राइट आंसर नहीं बताना। राइट आंसर विद एक्सप्लेनेशन एक ही स्टेटमेंट में होना चाहिए। A magnet oscillates vertically above the above a coil of wire, ठीक है? As the lower end of the magnet oscillates between P and R, P and R के across oscillate कर रहा है, a varying EMF is produced in the coil, ठीक है? Is induced across the coil, ठीक है? When this EMF is 0 volts, where could the lower end of the magnet be? जीरो EMF आपको कहाँ मिलेगा, कौन सी पोजिशन में मिलेगा? P, Q और R, जब इसका लोअर एंड कहाँ होना चाहिए? What do you think? अच्छा, एक क्वेश्चन आया, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ना होते, प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने अभी देखा है, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ना होते बच्चों, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वली डिवाइड नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिवाइडर का, कि जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस उसके पास ज्यादा वोल्टेज का शेयर। वेयर कुड द लोअर एंड ऑफ द मैग्नेट बी, कहाँ होना चाहिए? अगर आप लोग ये लिख रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स। अच्छा, चुके बी एट पी और एट आर, एट और एट क्यू। अच्छा, क्यू या पी पर हो सकता है, ओके। एनीवन एल्स? See, at this point, cutting effect will be zero. अच्छा, ओके, समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, ओके। मैं समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का कट होना जरूरी है। अब उसको कट करने के लिए इधर यू आर गोइंग टू मूव द मैग्नेट और द कॉइल, इस केस के अंदर हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, सही है। जब ये मैग्नेट पहुंचेगा, ये ऑसिलेट कर रहा है पी और क्यू के दरमियान, यानी कि इसकी मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी एंड आर है, सही है। जब ये पी पर पहुंचेगा, ये थोड़ी देर के लिए, फॉर पार्ट ऑफ द सेकंड ये रेस्ट में आएगा, और फिर मूव डायरेक्शन चेंज करेगा और दोबारा मूव करेगा। द सेम गोज फॉर आर, आर पे पहुंचेगा, रेस्ट में आएगा और फिर वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। इट मीन्स दैट P and R are the extreme points, so P and R are the points where the magnetic change in magnetic flux will be zero and no current will, no EMF will be induced. So C is the right option. सही है, क्लियर है? बेस्ट सर, पर पी और आर पर स्टेशनरी होगा मैंने। हाँ बेटे, क्योंकि जब एक्सट्रीम, जैसे एक बॉल है, इसकी एग्जांपल यूं ले लो, एक बॉल मैंने थ्रो की हवा में, तो वो एक्सट्रीम मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर थोड़ी देर के लिए रुकेगी और फिर वापस नीचे मूव करेगी, सही है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास कॉइल है, ये ऑसिलेट करिए बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के दरमियान ऑसिलेट करिए, यानी कि ये पी पे पहुंच रही है, रुकती है, वापस नीचे आ जाती है, मतलब फॉर फ्यू पार्ट ऑफ द सेकंड, फॉर मिली सेकंड, बहुत थोड़ी देर के लिए रुक रही है, बट रुक रही है, फिर वापस नीचे आती है, फिर आर पे पहुंचती है, फिर कॉइल वापस ऊपर चले जाता है, वो सॉरी मैग्नेट वापस ऊपर चले जाता है। तो ये जो थोड़ी देर का, फॉर फ्यू पार्ट्स ऑफ सेकंड के लिए जो ये रुक रहा है, ठीक है, तो इसके रुकने की वजह क्या है? इसके रुकने की वजह ये है, हाँ बेटा वही बता रहा हूँ, इसके रुकने की वजह क्या है? इसके रुकने की वजह ये है कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, एंड कौन कौन से पॉइंट पे ये रुक रहा है? पी एंड आर पे रुक रहा है, इसलिए पी एंड आर पर ईएमएफ जीरो। सही है, क्लियर है मैं? अच्छा, इसमें आ जाते हैं, ये कह रहे हैं विच ट्रांसफॉर्मर अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ईएमएफ दैट इज लार्जर देन इनपुट ईएमएफ, यानी कि इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए, इनपुट आउटपुट ईएमएफ ज्यादा हो, इनपुट। अच्छा, डीसी इनपुट हम कभी भी प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज हमें सेकेंडरी
ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना होता है, तो डीसी बच्चों कभी भी ना हमें फेवरेबल नहीं होता, हम कभी भी डीसी ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं करते, तो ये तो सही ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप यूज करेंगे एसी, सही है, और इनपुट में आपके आउटपुट की वैल्यू लार्जर है और इनपुट की वैल्यू कम है, तो इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए, आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। 32. Why is a relay used in a switching circuit? रिले को स्विचिंग सर्किट में कैसे यूज करते हैं? स्मॉल करंट को टू स्विच ऑन स्मॉल करंट यूजिंग स्मॉल करंट से स्मॉल करंट को हम ऑपरेट करते हैं, स्मॉल करंट से हम टू स्विच ऑन लार्ज करंट से स्मॉल करंट को ऑपरेट करते हैं। अच्छा, लार्ज करंट को स्विच ऑन करते हैं यूजिंग अ स्मॉल करंट, स्विच ऑन लार्ज करंट, देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, लॉजिकली नहीं है, क्योंकि लार्ज करंट से आप क्यों स्मॉल करंट को ऑपरेट करेंगे, और स्मॉल करंट से ही अगर स्मॉल करंट को ऑपरेट करना है तो हम डायरेक्टली बटन यूज करने हैं, स्विच यूज करने हैं, फिर तो रिले की क्या जरूरत होगी, तो ये भी नहीं हो सकता लार्ज को लार्ज से यूज करने, तो हम स्मॉल करंट यूज करते हैं टू ऑपरेट लार्ज करंट, क्योंकि अगर लार्ज करंट को आप डायरेक्टली ऑपरेट करेंगे तो आपको जो बटन या स्विच यूज करना पड़ेगा वो बहुत हैवी ड्यूटी यूज करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये आ गया टेक्निकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, जैसी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो क्या होगा कि इट इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट, अपने ऊपर इसके ऊपर ये अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। नहीं नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं होगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल नहीं होगा, इसमें आप यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सही है, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी इस तरह से हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन इफ बीम इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट साइड पर मूव कर रहा है तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो होनी चाहिए डाउनवर्ड, सही है, टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, आपके पास जो कन्वेंशनल करंट यानी आपकी जो मिडिल फिंगर है इट शुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। अब आपका थंब देखो कहाँ पर है, तो मेरा थंब है इज आउट ऑफ द पेज एंड द राइट आंसर इज बी। सही है, 33 बी, वेरी गुड। ए नहीं होगा, ए तब होगा जब यहाँ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह यहाँ पर आप लिख देंगे कि यहाँ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, सही है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड पर है, हम क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम यूज करते हैं कन्वेंशनल करंट, बेटे याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट राइट साइड पर है तो कन्वेंशनल करंट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ नहीं आया? अच्छा, 10 मिनट्स में मीटिंग ओवर होगी बेटे, 10 मिनट्स में वी विल ट्राई कि हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। देखो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। 34 पर आता हूँ बेटे, 2 मिनट दीजिएगा। रेहान को समझ में नहीं आया, देखो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो आपकी जो मिडिल फिंगर है इट शुड डायरेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर यूज करें कन्वेंशनल करंट, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट राइट साइड पर है तो कन्वेंशनल करंट लेफ्ट साइड पर होगा। मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपके पास बॉटम की तरफ, तो आपकी इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द स्क्रीन और टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेपर, और आपके पास मिडिल फिंगर हो गई टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आपका थंब कहाँ होगा, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन वन न्यूट्रल एटम ऑफ द क्रिप्टॉन, ठीक है। क्या पूछा है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए आप न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें, 84 माइनस 36 कर दें, कितनी आ रही है वैल्यू? हाँ जी, कैन एनीवन ऑफ यू प्लीज टेल मी? 48,
तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 35 में आ जाओ। कार्बन 14 गिवन है आपको, रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियाइड ऑफ एन एलिमेंट, एंड आपके पास कार्बन 14 दिया हुआ, नाइट्रोजन 14 गिवन है ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन। कह रहे हैं क्या डिफरेंस है कार्बन 14 में और नाइट्रोजन 14 में, तो क्या डिफरेंस है, व्हाट डू यू थिंक? इसके बाद प्रोटॉन कितने, 7, इसके बाद प्रोटॉन कितने, 6, न्यूक्लियॉन्स उतने ही है। 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात होगी न्यूक्लियाइड यानी कि न्यूक्लियस की बात होती है, राइट। द नाइट्रोजन एटम हैज 1 न्यूट्रॉन मोर देन द कार्बन। अच्छा, यानी न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं। ओके, ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कार्बन 14 का एक न्यूट्रॉन टूटता है, ठीक है, तो आपके पास नाइट्रोजन बनता है बीटा डी के, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, तो इसलिए कार्बन के पास ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास कम होते हैं। देन नाइट्रोजन हैज 1 प्रोटॉन फ्यूअर, नहीं ये भी नहीं है, तो आपको बता ही नहीं रहे, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 7 है या प्रोटॉन नंबर 6 है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो डी इज द राइट ऑप्शन, कि नाइट्रोजन के बाद एक प्रोटॉन ज्यादा है देन द कार्बन, सो डी इज द राइट। 36, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप emit 3 radiations। अच्छा, which list gives the type of radiation in order of their increasing ionizing effect from the greatest to least? ज्यादा से कम, सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर की बात हो रही है, तो अल्फा पार्टिकल क्योंकि सबसे ज्यादा हैवी होते हैं तो इनका आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, किसी को भी से भी टकराते हैं तो उसको बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स के बाद फिर बीटा पार्टिकल एंड देन गैमा पार्टिकल्स, तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, गैमा पार्टिकल्स का की पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, आयनाइजिंग सबसे कम होती है। Which statement about the half life of a radioactive isotope is correct? Half life is the time, half life is the time it takes for the mass of the isotope to decrease to zero। ऐसा तो नहीं होता, हाफ का मतलब ये है कि हाफ हो जाता है। हाफ लाइफ इज द टाइम टेक्स टू जीरो, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, जीरो तो होता ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन फॉर द न्यूक्लियन नंबर ऑफ द, नहीं न्यूक्लियन नंबर की बात नहीं होती, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात होती है, तो डी इज द राइट आंसर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लाइट आ रही है, इतनी देर में टाइम इतना है, ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? व्हाट इज द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन? ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी अर्थ की अराउंड सन? तो सन से जो लाइट आ रही है उससे पहले आप रेडियस निकाल लें, सही है, डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, कैसे कि डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास गिवन है 3.0 इंटू 10⁻⁸, आपके पास है 500, यहाँ से आपको रेडियस पता चल जाएगा, क्योंकि देखें अगर सन सेंटर में मौजूद है और यहाँ पे अर्थ है, लाइट आ रही है सन से अर्थ तक, तो ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस रेडियस के बराबर, और यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया वो रेडियस के बराबर ही है। तो मुझे जल्दी से बताइएगा रेडियस कितना आ रहा है? 3.0 इंटू 10⁸ को 500 से मल्टीप्लाई करो जल्दी। हाँ जी, बता सकते हैं क्या वैल्यू आ रही है? 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है, रेडियस आ गया 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड पूछी हुई है अराउंड द सन, ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, तो ये बराबर होता है 2πr/t। तो एक जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो पूरा कंप्लीट चक्कर करती है वो करती है 365 डेज में, तो 365 डेज का मतलब
इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 24 आवर्स, 24 आवर्स को फिर हम 60 मिनट्स देन 60 सेकेंड्स, ठीक है। इस तरह कर लिया और हमें ये रेडियस गिवन है वो है 1.5 इंटू 10⁻11। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, क्या होगी। सो कैलकुलेट कर दूंगा। 30300। अगर इसको मैं 0.12 तो 3.0 into 10⁻⁴, तो C is the right answer. Thank you, Ali. अच्छा, in sun energy is stored from energy is transferred from an energy store, ठीक है। Which energy is being released and what is the name of the reaction that releases the energy? कौन सी एनर्जी आपके पास निकल रही है और कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, किसकी वजह से एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी निकल रही होती है और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सॉरी फ्यूजन रिएक्शन होता है ऑन टू द सन, सन के ऊपर बात करते हैं, स्टार है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। लास्ट पार्ट में, लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द लाइट इमिटेड फ्रॉम अ गैलेक्सी इज रेड शिफ्टेड। रेड शिफ्टेड का मतलब ये होता है कि आपके पास वेवलेंथ बढ़ गई है, वेवलेंथ बढ़ने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, एंड दैट पर्टिकुलर स्टार और गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। तो लेस फ्रीक्वेंसी देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन। तो यस, ये सही है, बात है, ठीक है। अब देख लेते हैं, रेड शिफ्टेड का मतलब कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है, तो दैट्स व्हाई वो गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, दैट्स व्हाई ए इज द राइट ऑप्शन। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती क्योंकि ग्रेटर वेवलेंथ होती है, तो ये दोनों तो सही हो ही नहीं सकते। अब टुवर्ड्स द अर्थ या अवे फ्रॉम अर्थ का क्लू हमें यहाँ से मिलता है रेड शिफ्टेड। तो रेड शिफ्टेड का मतलब ये वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है और दूर जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है आपके पास, कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 39 वापस समझा दूं, समझा देते हैं। 40 अगेन समझा दूं। अच्छा, रेड